टॉप 5 स्टॉक जिसमें एफआईआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं ये एफआईआईज अपनी होल्डिंग उसमें, आइए देखते हैं एनालिटिक्स। तो पहला स्टॉक है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है और ये एक डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली गवर्नमेंट कंपनी है। जैसे कि आप जानते हैं हर एक देश आज अपने डिफेंस सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर होना चाहता है, तो इंडिया में भी ऐसी कंपनी आगे आने की चांसेस है, इसीलिए एफआईआईज अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं थोड़े फाइनेंशियल्स, प्रोज और कॉन्स इस कंपनी के। तो प्रोज की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। उसके साथ साथ कंपनी जो आरओई है, ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का 3 साल का, लास्ट 3 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी का देखे तो वो 25% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। उसके साथ साथ कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफी अच्छा है, जो कि 32.1% का है। तो ये कुछ प्रोज है जो कंपनी के हम देख सकते हैं, लेकिन हर एक कंपनी के जैसे प्रोज होते हैं वैसे कॉन्स भी होते हैं। अब कंपनी के कॉन्स क्या है? सेल्स ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी पुअर यहाँ पे दिखाई दे रही है, 6.52% पे है लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में आप देखो, और टैक्स रेट थोड़े से लो लग रहे हैं। तो ये कॉन्स है कुछ कंपनी के जिसके ऊपर भी हमें नजर रखनी चाहिए। कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखना चाहे तो यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी का 2019 से लेके 2022 तक का जो रिकॉर्ड है वो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। मार्च 2022 के क्वार्टर की अगर बात करें तो सेल्स जो है वो 11,561 करोड़ का था, और अभी तक का जो क्वार्टर चल रहा है, जून का क्वार्टर जो चल रहा है, वो डेटा हमें 3,623 करोड़ का ही दिखा रहा है। तो थोड़ा सा डाउनवर्ड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट और इसकी बात करें तो कंपनी का ग्राफ काफी अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। शेयर होल्डर पैटर्न की अगर हम बात करें तो एफआईआईज का जो होल्डिंग है वो 5.56% है जून के क्वार्टर में, जो कि मार्च के क्वार्टर से काफी कुछ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी की वजह से हमें भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय सिर्फ फंडामेंटल के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको टेक्निकल्स भी देखना है। टेक्निकल्स में आप 200 डे ईएमए देख सकते हैं या फिर आरएसआई की मदद ले सकते हैं, जिससे आपको मदद होगी तो स्टॉक में अभी प्राइस एक्शन क्या चल रही है उसको ढूंढने की। दूसरा स्टॉक है यहाँ पे बीएलएस इंटरनेशनल। अब ये बीएलएस इंटरनेशनल कंपनी क्या करती है? वीजा एप्लीकेशन के जो प्रोसेस होते हैं या फिर उसके रिलेटेड जो सर्विसेज होती है, पासपोर्ट रिलेटेड की सर्विसेज या फिर सिटीजन सर्विसेज जो होती है, उसमें ये टॉप 3 में कंपनी आती है। कंपनी 62 कंट्रीज में अभी भी काम कर रही है और 36 गवर्नमेंट के साथ इनका टाई अप है और 2300 से ज्यादा इनके ऑफिसेस है वर्ल्ड वाइड। अब थोड़ा सा कंपनी के प्रोज ऑन कॉन्स के ऊपर भी बात करनी होगी। कंपनी के प्रोज के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है और काफी अच्छा कैश फ्लो कंपनी के पास अवेलेबल है। दूसरा अगर हम देखें तो आने वाले क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी में, लेकिन कॉन्स के बारे में देखना जरूरी है। कॉन्स की बात करें तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें यहाँ पे, तो स्टॉक अभी भी यहाँ पे जो है 9.3 टाइम्स ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 9.3 टाइम्स ज्यादा है अगर हम वैल्यूएशन की स्टॉक की बात करें तो। दूसरा यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी पुअर दिखाई दे रही है, लगभग यहाँ पे 6% से सेल्स ग्रोथ जो हो गई है वो डाउन हो गई है, और टैक्स रेट जो है वो थोड़े से लो नजर आ रहे हैं हमें। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो 2019 से लेके यहाँ पे 2022 जून तक हमने पूरा डेटा यहाँ पे निकाला है। सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स ग्रोथ काफी थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन इतनी ज्यादा अगर हम एक्सपेक्टेशन हम करते हैं तो उतनी ज्यादा नहीं है। तो 254 करोड़ की यहाँ पे हमें सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है मार्च के क्वार्टर में, और जून के क्वार्टर में ये जो सेल्स ग्रोथ है वो 273% तक पहुंच गई है। तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें लॉन्ग टर्म का डाटा अगर देखें तो थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ यहाँ के डाउन दिखाई देती है। लेकिन अभी जो चल रहा है मार्केट में कि बहुत सारे लोग जो है वो दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं, और जो ट्रांसमिशन हो रहा है या फिर इंटरनेशनल वीज़ा की प्रोसेस जो चल रही है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, जो कि कोविड की सिचुएशन में नहीं थी। तो एफआईआईएस शायद इसकी वजह से स्टॉक के ऊपर थोड़े से बुलिश है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, जिसके लिए हम ये पूरा वीडियो बना रहे हैं कि एफआईआईएस का कितना शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर में जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न था वो 2.92 था सितंबर 2019 में। वैसे वो थोड़ा बढ़ते बढ़ते और फिर थोड़ा कम होते होते आज जो उनका शेयर होल्डर है, मतलब रिपीट, वो बढ़ते बढ़ते आज पहुंच गया है 4.32% पे। मतलब एफआईआईएस ने
मार्च क्वार्टर के हिसाब से लगभग 3% यहाँ पे अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे मैंने HAL के बारे में बताया था, आपको 200 डेमा और RSI की मदद से थोड़ा सा टेक्निकल्स भी देखना चाहिए ताकि आपको प्राइस एक्शन के बारे में अच्छे से पता चले। तीसरी जो कंपनी है वो है GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि गवर्नमेंट पावर्ड करती है। अब ये जो कंपनी है वो फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में आती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स हो गए, मैनमेड फाइबर्स हो गए या फिर सिंथेटिक रबर्स हो गए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। अब जैसे कि आपको पता है फर्टिलाइजर्स और केमिकल, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और काफ़ी अच्छी तरीके से हम वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, सिंथेटिक फाइबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इस कंपनी को थोड़ा इसमें फ़ायदा हो सकता है। कंपनी की प्रोज की अगर बात करें तो कंपनी अपना डेट जो है वो रिड्यूस करते करते अभी ऑलमोस्ट जो है वो डेट फ्री हो गई है। थोड़ा सा डेट बाकी है लेकिन ऑलमोस्ट डेट फ्री के पास ये कंपनी पहुंच गई है। दूसरा, कंपनी जो है, कंपनी की वैल्यूएशन अगर देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर कंपनी के हम निकालते हैं तो कंपनी अभी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है वैल्यूएशन के हिसाब से। 0.44 टाइम्स कंपनी अभी लोअर साइड पे ट्रेड कर रही है। और टेक्निकल्स अगर आप देखोगे तो आपको ये कंपनी 200 डेमा के नीचे ही ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। उसके बाद आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी एक्सपेक्टेड है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। अगर हम यहाँ पे प्रोज की बात कर रहे हैं तो एक चीज हमें मिस नहीं करना चाहिए, वो है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इस कंपनी की, वो उसकी कंपनी की मार्केट कैप से बहुत ज्यादा हो गई है। ये एक अच्छी बात होती है। उसके साथ साथ क्योंकि ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और गवर्नमेंट पावर्ड है, इसीलिए डिविडेंड पे आउट भी काफी अच्छे तरीके से इसमें दिया जाता है। लगभग 26% के ऊपर ये डिविडेंड पे आउट करती है अपने शेयर होल्डर्स को। कॉन्स की अगर बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ जो है वो 11% से थोड़ी डाउन दिखाई दे रही है, जो कि एक थोड़ी चिंता वाली बात हो सकती है। कॉन्स में रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स की तो वो भी 5.42% से थोड़ा सा डाउन हो गया है। ये कॉन्स जो है वो थोड़े से हाईलाइट करने की हमें जरूरत है, लेकिन फिर भी ये 5 साल का डेटा और 3 साल का डेटा देखने के बावजूद भी FIS थोड़े से इसमें बुलिश हो गए क्योंकि अपना स्टेक वो बढ़ा रहे हैं। इसका रीजन एक ही होता है कि फर्टिलाइजर कंपनी को आगे आने वाले दिनों में काफी अच्छे दिन आने वाले हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें यहां थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई देती है। अगर हम मार्च 2020 का क्वार्टर देखें तो वहां पे 2045 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अगर हम जून का क्वार्टर देखें तो ये जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 3061 करोड़ तक पहुंच गया है। वैसे ही नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, सेल्स तो बढ़ा ही है, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो भी काफी यहाँ पे बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर की रिजल्ट हम कंपेरिजन करें तो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना बड़ा है, किस तरीके से FIS ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। FIS का जो स्टेक था वो सितंबर 2019 में 19% 20% के आसपास था। वो कम ज्यादा होते हुए अब जो इनका जो होल्डिंग है, FIS की जो होल्डिंग है वो लगभग 26% के ऊपर पहुंच गई है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो ये 23.80% के आसपास थी, तो उसमें से लगभग यहाँ पे इन्होंने 26% तक अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि FIS लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हैं तो हमें भी इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। उसके साथ साथ ही आपको टेक्निकल्स में क्या देखना है वो मैंने पहले 2 स्टॉक में बता ही दिया है। चौथा जो स्टॉक है वो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और ये कंपनी का नाम है टाटा एलेक्साई। टाटा एलेक्साई एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। टाटा एलेक्साई लीडिंग प्रोवाइडर है डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में। डिफरेंट जो सेक्टर्स है जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, मीडिया सेक्टर हो गया, इसमें ये डिजाइन्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे भरोसेमंद ये चीज़ है इसकी कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो टाटा के ऊपर बहुत सालों से है और काफ़ी अच्छे तरीके से रिटर्न भी आपको मिलते रहे हैं। प्रोज की अगर बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा यहाँ पे नहीं है। उसके साथ साथ कंपनी आने वाले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट देगी, अच्छे ग्रोथ देगी, ऐसा माना जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ का अगर CAGR देखें लास्ट 5 ईयर्स का तो वो 25% से ज्यादा है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है फंडामेंटल्स में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो 31.6% का रिटर्न ऑन इक्विटी का रिकॉर्ड यहाँ पे है, जो कि काफी बेहतर यहाँ पे माना जा रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, फिर भी कंपनी 56.5% का डिविडेंड पे आउट देती है, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी के बराबर होता है, तो इसका भी आपको फायदा हो सकता है। कॉन्स की अगर बात करें तो सिर्फ एक यहां पे मुझे दिक्कत नजर आ रही है, जो है स्टॉक की प्राइस। स्टॉक की प्राइस अगर आप देखिए तो 32.8 टाइम्स वैल्यू से ज्यादा है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से 32.8
टाइम्स जो है वो प्राइस ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि एक बड़ा कॉन्स साबित हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू तक कभी ना कभी वो स्टॉक नीचे आ ही जाता है। तो आप वहाँ पे खरीद सकते हो या फिर आप टेक्निकल्स की मदद से जो भी है आपका डिसीजन ले सकते हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो 2019 से लेके जून 2022 तक यहाँ पे जो सेल्स की ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हर एक क्वार्टर का आप यहाँ पे देखोगे तो सेल्स ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कहाँ पे भी डाउनवर्ड यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 682 करोड़ का सेल्स किया था, और इस क्वार्टर की बात करें तो वो जो सेल्स है वो 726 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफी बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो ग्राफ है ग्रोथ का, सेल्स ग्रोथ का और प्रॉफिट का, हमेशा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि एफआईएस अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं मेन रीजन पे, शेयर होल्डर का पैटर्न देखना है यहाँ पे। एफआईएस का जो स्टेक था वो 2019 सितंबर में 7.70% था, जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में 15% तक पहुंच गया है। मतलब लगभग अपना जो स्टेक है 2019 से लेके 2022 तक इन्होंने डबल कर दिया है। ये एक बड़ा रीजन है कि कंपनी में आगे अपनी ग्रोथ दिखाई दे सकती है या फिर स्टॉक की प्राइस और भी आगे बढ़ सकती है। आखिरी का जो स्टॉक है उससे देखने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपको आइडियाज मिलते रहेंगे। आखिरी वाला जो स्टॉक है वो है वीआरएल लॉजिस्टिक। वीआरएल लॉजिस्टिक डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में काफी जाना माना नाम है। अब ये लोग बस सर्विसेज में भी है और अदर सेल्स जो इनके है उसमें भी ये डील करते हैं, लेकिन इनका 90% जो रेवेन्यू है वो लॉजिस्टिक से आता है। 10% जो रेवेन्यू है, लगभग 10% का रेवेन्यू इनके बस सर्विस से आता है। विजय आनंद ट्रैवल्स नाम से इनकी जो बसेस है वो चलती है और बेंगलोर साइड में इनकी बसेस ज़्यादा चलती है। आपने भी कभी कभी ट्रैवल किया होगा वीआरएल ट्रैवल से। कंपनी के प्रोज की अगर बात करें तो कंपनी आने वाले क्वार्टर में काफी अच्छे रिजल्ट दे सकती है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। सबसे बड़ा यहाँ पे प्रोज मुझे दिखाई दे रहा है वो है डिविडेंड पे आउट का। प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद भी 64% का डिविडेंड पे आउट ये कंपनी देती है, जो कि काफी अच्छी बात है। कॉन्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्टॉक अभी भी 8.58 टाइम्स अपने वैल्यू से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक थोड़ी दिक्कत भरी बात हो सकती है, लेकिन अदर फाइनेंशियल्स अगर अच्छे हो तो इसे थोड़ा सा हम इग्नोर कर सकते हैं। वैसे तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर अगर स्टॉक होगा तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कौन जो है वो हमें कंसिडर करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो बहुत पुअर नजर आ रही है। 5.83% है लास्ट 5 ईयर में, जो कि थोड़ा सा कम साइड में दिखाई देता है। हालांकि सेल्स ग्रोथ जो है वो 15% से ऊपर रहती है तो वो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है, लेकिन फिर भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और स्मार्ट सिटी का जो कल्चर बन रहा है उसके लिए लॉजिस्टिक की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, और लॉजिस्टिक की जो नई पॉलिसी आई है उसके लिए एफआईएस इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो सेल्स जो है वो ऊपर नीचे आपको होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर का कंपैरिजन इस क्वार्टर से करें तो 665 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था, और इस क्वार्टर में अभी तक जून क्वार्टर की हम बात करें तो 717 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने सेल्स किया है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हो गया है। लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो 56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था नेट प्रॉफिट, और अभी तक यहाँ पे 49 करोड़ का प्रॉफिट ये दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है फंडामेंटल्स, लेकिन स्टेबल ग्रोथ जो है वो स्टेबल है। सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई है, हम मानते हैं इसको। अब आते हैं शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के ऊपर। एफआईएस का जो स्टेक था सितंबर 2019 में 5.47% था। अब ये थोड़ा सा उन्होंने बेचा था बीच में, 2020 में जो कोविड का सिचुएशन था वो बेचा था, लेकिन अब जो है वो वापस सितंबर 2019 के स्टेक तक आ पहुंचे हैं। सितंबर 2019 में जो स्टेक था वो 5.47% था, और अभी के जो क्वार्टर में उनका स्टेक है वो 5.37 तक पहुंच गया है, जो कि लास्ट क्वार्टर से काफी बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक कंडीशन होती है, या फिर ये हमें ये देखना होता है कि एफआईएस अगर स्टॉक पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अपना होल्डिंग जो है बढ़ा रहे हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक की प्राइस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, और उसके पीछे रीजंस भी है। स्टेबल ग्रोथ आ रही है, हालांकि थोड़ी सी कम है, लेकिन जो लॉजिस्टिक पॉलिसी आने वाली है उसके लिए स्टॉक के बारे में आप सोच सकते हैं और आपकी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और आपके टेक्निकल्स को फॉलो करते हुए ये स्टॉक को बाय कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये मेरे रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एफआईएस कौन कौन से स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं।
बाकी इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट में मुझे आपके कोई भी डाउट्स हो वो बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।